नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी तैयारी को लेकर समय-समय पर हम किताबों के बारे में चर्चा करते रहे हैं और किस तरीके से आप अपनी तैयारी को लेकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और अच्छी-अच्छी किताबों को पढ़ें, जिससे कि आप परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक हासिल कर पाएँ। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करते रहें। उसी कड़ी में हम आज बात करेंगे कि यदि आप हिंदी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हिंदी के 30 ऐसे आलोचनात्मक निबंधों को पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी परीक्षा में कथनों पर आधारित जो भी सवाल पूछे जाते हैं, उनको आसानी से कर पाएँगे। तो इस विषय पर हम बातचीत करेंगे आपसे और हम ऐसे 30 निबंधों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आगामी लिखित एग्जाम, साक्षात्कार और पीएचडी टॉपिक्स निर्धारण में आपका काफ़ी सहयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो सही मायने में गंभीरता से पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि वो थोड़ा-सा अपना वक़्त पढ़ाई पर, टेक्स्ट पर आधारित किताबों पर देना चाहते होंगे, उनके लिए महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि एक समय आता है कि आपको ना चाहते हुए भी इस तरीके के आलोचनात्मक निबंधों को पढ़ना पड़ता है। आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि क्या जिन निबंधों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, उनके लिए कोई खास किताब आती है या फिर हमें उनको अलग-अलग कहीं से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और जब हम उन निबंधों को आपके सामने रखेंगे, तो आपको लगेगा कि इन निबंधों को हम किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्यक्रम में देखे हैं। बस ज़रूरत ये है कि उसे थोड़ा-सा गंभीरता से लें या फिर उस पर फ़ोकस करें। आमतौर पर देखने में आता है कि पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं, लेकिन हम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और जब परीक्षाओं में सवाल आ जाते हैं, तब हम इधर-उधर की किताबों को खोजने लगते हैं। तो आप लोग विश्वास करके यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो समय-समय पर मुझे जैसे इस तरीके की किताबें पता चलती हैं, मुझे लगता है कि अपने विद्यार्थियों को बताना चाहिए। तो चलते हैं हम देखते हैं कि वो तीसों निबंध कौन से हैं और वो कहने के लिए निबंध हैं, लेकिन अगर हम कहें तो चिंतनपरक लेख उसको कह सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला जो निबंध है, उसका नाम है साहित्य की महत्ता, जिसके निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था रामचंद्र शुक्ल। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद रामचंद्र शुक्ल। अब आप देख रहे हैं कि कविता क्या है? किसी न किसी पाठ्यक्रम में ज़रूर होगा। अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इसको रखा गया है। तो इसके अलावा आपके पास अगर चिंतामणि भाग 1 पुस्तक होगी, तो उसमें तीनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संकलित किए गए हैं। तो आपको केवल फ़ोकस करना है कि इन निबंधों को समय जब भी मिले, आप जब वन लाइनर किताबों को पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाइए, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाइए या फिर प्रैक्टिस सेट करते-करते बोर हो जाइए, तो इन किताबों को अगर चिंतामणि भाग 1 आप अपने पास रखे होंगे और नहीं रखे होंगे तो साहित्य पढ़ने वाले हर विद्यार्थी के पास ये किताब होनी चाहिए और उस समय जब आप अपने को लगे कि खाली हैं, आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तब उठाइए और इन निबंधों को पढ़ना शुरू कीजिए। तो कविता क्या है? पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, तो इंटरव्यू इत्यादि देने जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप केवल रिटेन एग्ज़ाम ही देंगे, इंटरव्यू भी देना है, तो उसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है की परिभाषा क्या दी है या फिर उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो आपको निबंध पढ़ना पड़ेगा। वहाँ तो इस तरीके से कोई टीचर भी नहीं होगा कि आपको बताए कि ये चीज़ बोलो। वहाँ तो खुद ही आपको अपने से काम करना पड़ेगा। तो क्यों ना समय रहते हम अलर्ट हो जाएँ और उनको पढ़ें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ये तीनों निबंध आप जब भी समय मिले, ऐसा नहीं है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो आप मानसिक रूप से दबाव में आ जाइए और फिर सोचने लगिए कि ये तो रोज़-रोज़ कुछ न कुछ नई चीज़ें ही बता रहे हैं। तो इस तरीके से परेशान नहीं होना है। समय के मुताबिक सारी चीज़ें चलती हैं। एक दौर आएगा कि आप इसको पढ़ने के लिए भूखे व्यक्ति की तरह दौड़ेंगे और आप इसको कवर भी कर लेंगे। बस लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि किन-किन निबंधों को हम ध्यान में रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य की महत्ता और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 3 निबंधों की चर्चा हमने की है। कविता क्या है?
काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। जैसे आपने साधारणीकरण के बारे में बहुत सारा पढ़ा होगा। भारतीय काव्य शास्त्र में भी जो आचार्यों ने खास तौर से भट्टनायक इसके जन्मदाता माने जाते हैं और उसके बाद अलग-अलग लोगों ने साधारणीकरण को परिभाषित किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या मानना है? जब आप पढ़ेंगे तो उन आचार्यों की परिभाषाओं को भी अच्छे से समझ पाएँगे। तो साधारणीकरण से इंटरव्यू में खूब सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी जुड़े हुए हैं और पीएचडी के भी हैं। तो निश्चित तौर पर ये सभी निबंध उनके उत्तरों में काम आएँगे। तब लगेगा कि आप सॉलिड तरीके से पढ़ाई करके आए हो। नहीं तो फिर वही सुनना पड़ेगा कि इंटरव्यू देने आए हो, थोड़ा पढ़ लिख कर भी आया करो। कई बार एक्सपर्ट्स बोल देते हैं, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। अशोक के फूल जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, परंपरा और आधुनिकता, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल भी आप देखेंगे कई सिलेबस में दिख जाएगा। परंपरा और आधुनिकता, ये भी खूब सवाल पूछा जाता है कि परंपरा से आप क्या समझते हैं, आधुनिकता से आप क्या समझते हैं? सवाल इंटरव्यू में खूब पूछे जाते हैं। तो इन निबंधों को जब आप पढ़ेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपको लगेगा कि नहीं, जो भी अनुराग हिंदी अकेडमी पर बताया गया था, वो सही मायने में दूरदर्शी दृष्टिकोण से बताया गया था। ठीक है? आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। चूँकि समय से पहले अगर जानकारी हो जाती है, तो फिर आप पढ़ाई करने में और किसी भी परीक्षा की तैयारी करने में मज़ा आता है, आनंद आता है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो तैयारी के पहले आपके जब आप सोने जाते हैं, तो सपने आते हैं कि आपका एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, आपकी पेन खो गई है, आपकी ट्रेन छूट गई है, आपकी बस छूट गई है और बाद में पता चलता है कि आप बेड पर हैं। तो पहले अलर्ट हो जाते हैं। अगर सपने में आ गया कि आपका एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो तुरंत नींद खुले, इसके बाद एडमिट कार्ड जाकर रख लीजिए, पेन-ओन रख लीजिए। तो सपना कहीं न कहीं आपको अलर्ट भी करता है। सपना कब आता है? जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं तभी सपना आता है। मान लीजिए आपको एग्ज़ाम की चिंता ही नहीं है, तो सपना आएगा ही नहीं। आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा। आप जब छात्र जीवन में रहे होंगे, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सपने आते रहे। इस चीज़ का अनुभव आप लोगों ने ज़रूर किया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन निबंधों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। जो चीज़ें बताई जा रही हैं, वो समय से पहले आपको अलर्ट करने के लिए बताई जा रही हैं। आगे अगर हम निबंधों की बात करें, तो काव्य और कला, जयशंकर प्रसाद का निबंध है। आमतौर पर हम जयशंकर प्रसाद को छायावादी कवि के तौर पर जानते हैं, नाटककार के तौर पर जानते हैं, लेकिन इनके निबंध 2-3 निबंध काफ़ी फेमस रहे हैं और बहुत कुछ इसमें दिया गया है। तो काव्य और कला, जयशंकर प्रसाद का निबंध और दूसरा निबंध इनका है यथार्थवाद और छायावाद। तो जयशंकर प्रसाद जिस वक़्त लिख रहे थे उस वक़्त हिंदी साहित्य में यथार्थवाद की बात की जा रही थी। जैसे प्रेमचंद का आपको याद आ गया होगा, तो वो यथार्थवाद परक साहित्य रचनाएँ कर रहे थे और जयशंकर प्रसाद का संबंध छायावाद से था। तो उस ज़माने में जयशंकर प्रसाद को लिखना पड़ा कि आखिरकार यथार्थवाद का मतलब क्या है और छायावाद का मतलब क्या है? और जैसे इस टॉपिक को आप देख रहे हैं, आपको याद भी आ रहा होगा कि इंटरव्यू इत्यादि में पूछ लिया जाता है कि आदर्शवाद क्या है, यथार्थवाद क्या है, छायावाद क्या है, प्रगतिवाद क्या है, प्रयोगवाद क्या है? इन सारी चीज़ों को पूछा जाता है। तो आप अगर किसी आलोचक या निबंधकार के आधार पर अपने उत्तरों को देंगे तो ज़्यादा प्रामाणिक उत्तर माने जाते हैं। या फिर वहीं पर आप छत, पंखे इधर-उधर देखना शुरू कर देंगे, तो फिर पता चलेगा कि आप कोई तैयारी करके नहीं आए होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए यथार्थवाद और छायावाद के बारे में और जयशंकर प्रसाद के हवाले से अपना उत्तर देंगे, तो जितने भी मेंबर्स बैठे हुए हैं, उनको लगेगा कि नहीं, ये विद्यार्थी पढ़ा है। अगला जो निबंध है पल्लव की भूमिका, सुमित्रा नंदन पंत। अक्सर परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि सुमित्रा नंदन पंत की कविता संबंधी परिभाषाएँ छोटी-छोटी, कविता परिपूर्ण वाणी है, इस तरीके से परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो वो इसी भूमिका से ही क्वेश्चन बने हुए हैं और ढेर सारे, क्योंकि इन सभी निबंधों का मैं अभी कुछ दिन पहले अध्ययन कर रहा था, तो मेरा मन नहीं माना कि आप लोगों को ना बताऊँ। मुझे लगा कि बताऊँ और बहुत विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, जो सही मायने में पढ़ना चाहते हैं, जो समय निकालते हुए टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जिनको पढ़ने का शौक है। ठीक है? बाकी जो भी विद्यार्थी हैं वो आगे के एग्ज़ाम के लिए जैसे सुमेलित वाले क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम में आ गया कि पल्लव की भूमिका किसने लिखी है, तो आप सुमित्रा नंदन पंत इतना तो याद कर सकते हैं। तो
पल्लव की भूमिका आप पढ़िए। दूसरा, सप्तक की भूमिका। वैसे तो सप्तक के संपादन के तौर पर अज्ञेय का नाम लिया जाता है, जिन्होंने 4 सप्तकों का संपादन किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें चारों को तो नहीं पढ़ना है आपको। दूसरा सप्तक की जो भूमिका है, जो सन 1951 में लिखी गई थी, और ये वो दौर है जब हिंदी कविता में नई कविता की चर्चा की जा रही थी, तो इसी सप्तक से ही मानी जाती है। यानी दूसरा सप्तक की भूमिका में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिसमें परीक्षाओं में बार बार एक सवाल पूछा जाता है कि हम राहों के अन्वेषी नहीं है। ठीक है, वाद जो है साध्य नहीं है बल्कि साधन के तौर पर है। जो प्रयोग है वो साध्य नहीं बल्कि साधन के तौर पर है। इस तरीके से कई कोटेशन आपने परीक्षाओं में देखे होंगे, वो यहीं से उठाया जाता है। तो अब आपके दिमाग में धीरे धीरे एक क्लियरिटी आ रही होगी कि आखिरकार परीक्षाओं में जो भी कथन पूछे जाते हैं वो कहीं आसमान से नहीं टपकते हैं, बल्कि ऐसे ही निबंधों से सीधे सीधे उठा लिए जाते हैं। ये निबंध हैं, आलोचनात्मक निबंध हैं। आलोचकों ने चिंतन परक निबंध लिखा हुआ है। अज्ञेय का ही है सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध। अज्ञेय को तो वैसे हम प्रयोगवादी कवि के तौर पर जानते हैं, लेकिन हमने अज्ञेय के आलोचना कर्म पर पीएचडी अपनी की हुई है, तो यहाँ पर मुझे काफी अज्ञेय को पढ़ने का भी मौका मिला, जिसमें से आपको ये 2 निबंध यहाँ पर मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि ये 2 निबंध आप जरूर पढ़िए। दूसरा सप्तक की भूमिका और सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध। ठीक है, अब मान लीजिए सौंदर्य बोध की जब चर्चा की जा रही है, तो हमने अभी हाल ही में कम्युनिटी सेक्शन में एक डाला हुआ था कि सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं बल्कि भीतर की वस्तु है। तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कविता क्या है से लिया गया था। लेकिन आगे चलकर अज्ञेय ने भी सौंदर्य पर विचार किया हुआ है। तो इस तरीके से जब आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी आलोचना में कुछ 8-10 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर लगभग सभी आलोचकों ने मुठभेड़ किया है, चिंतन मनन किया है और उस पे अपने विचारों को दिया है, जो कि आलोचनात्मक निबंधों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अज्ञेय के इन दोनों निबंधों को आप जरूर पढ़िए। आगे है अज्ञेय के बाद मुक्तिबोध। मुक्तिबोध के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा, खासतौर से अंधेरे में कविता, ब्रह्म राक्षस कविता, ठीक है, भूल गलती, ये सब आपके पाठ्यक्रम में है। लेकिन अज्ञेय की एक किताब आपने पढ़ी होगी, एक साहित्यिक की डायरी, जिसमें उन्होंने काव्य की रचना प्रक्रिया 1 और काव्य की रचना प्रक्रिया 2 निबंध लिखे हुए हैं। तो जिससे कि आपको पता चलेगा कि आखिरकार काव्य की रचना प्रक्रिया क्या है। तो वहां से कई महत्वपूर्ण कथन आपको देखने को मिल सकते हैं परीक्षाओं में। और ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि अज्ञेय के बाद मुक्तिबोध भी मेरे पीएचडी के क्रम में जुड़े हुए थे। इन दोनों कवि आलोचकों को मैंने तुलनात्मक रूप से देखने का प्रयास किया है। फ्यूचर में जब मैं और थोड़ा-सा परिपक्व हो जाऊँगा और अच्छे से पढ़ लूँगा, तो निश्चित तौर पर एक बुक आपके सामने दिखाई पड़ सकती है। अभी मैं काम में लगा हुआ हूँ और थोड़ा और अध्ययन कर रहा हूँ ताकि इनको अच्छे से और समझ पाऊँ। तो काव्य की रचना प्रक्रिया, निबंध भाग 1 और भाग 2 जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आपके पास एक साहित्यिक की डायरी पुस्तक होगी भी, और इसके अलावा हो सकता है कि आपके पास मुक्तिबोध रचनावली नाम की पुस्तक भी हो सकती है। आगे जो निबंध है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, छायावाद से अज्ञेय तक। ये कई बार परीक्षाओं में तो ये निबंध ही पूछ लिया गया कि किसका है। विजय देवनारायण शाही का है, और विजय देवनारायण शाही जो कि किस सप्तक से जुड़े हुए थे आप सभी के दिमाग में आ गया होगा, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे ही अपने दिमाग को मांझना है। ऐसा नहीं है कि बार-बार केवल प्रैक्टिस करने से ही होगा। कोई चीज़ पढ़िए, उससे जुड़ा हुआ कोई अगर संदर्भ प्रसंग है, तो अपने दिमाग में लाइए। अपने दिमाग को मांझिए और ऐसे ही करते-करते आप सफल हो जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और मेरे जैसे आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर देंगे, बताना शुरू कर देंगे, अपनी बातों को अच्छे से रखेंगे। तो लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, छायावाद से लेकर अज्ञेय तक, यानी छायावाद से लेकर नई कविता तक जो भी अध्ययन किया है विजय देवनारायण शाही ने। क्योंकि आप देखेंगे जब नई कविता पढ़ेंगे या फिर प्रयोगवादी कविताओं को पढ़ेंगे, तो उसमें लघु मानव शब्द का बार-बार प्रयोग किया जाता है। तो इस निबंध को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार लघु मानव क्या है, और फिर हिंदी कविता पर जो भी बहस की गई है, छायावाद से लेकर आगे तक यानी प्रयोगवाद तक, नई कविता तक, उसका क्या उस समय उद्देश्य रहा है और आलोचकों ने कैसे-कैसे देखा, जो भी बहस है। इसके बाद जो निबंध है, साहित्य का प्रयोजन,
आत्मानुभूति। इसके निबंधकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, तो साहित्य का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? अक्सर हम काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं कि काव्य का प्रयोजन, लेकिन काव्य से थोड़ा सा बढ़कर कि साहित्य का प्रयोजन क्या है और उसमें आत्मानुभूति का क्या रोल है। जैसे कि आत्मानुभूति की प्रामाणिकता, अनुभूति की प्रामाणिकता को लेकर बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। तो इसमें नंदलाल वाजपेयी ने आत्मानुभूति की प्रासंगिकता को लेकर विचार किया हुआ है। इसके बाद है नगेंद्र का निबंध रस सिद्धांत, आक्षेप और समाधान। कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है कि रस सिद्धांत के लेखक कौन है। यहाँ पर मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए कि रस सिद्धांत, आक्षेप और समाधान के निबंधकार कौन है या फिर आलोचक कौन है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि नगेंद्र है। और नगेंद्र को माना भी जाता है कि ये कैसे समीक्षक हैं, रसवादी समीक्षक है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी रसवादी समीक्षक हैं और नगेंद्र भी हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रामविलास शर्मा के कई ऐसे निबंध हैं जिनको कि आपको हर हालत में पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। जैसे परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। ठीक है, फ्रांसीसी राज्य क्रांति और मानव जाति के सांस्कृतिक विकास की समस्या, साहित्य और लोक जीवन, रामविलास शर्मा। ये तीनों निबंध आपको समय निकालकर कभी न कभी पढ़ना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये सारी चीजें आपको क्यों बतानी पड़ रही है? जहां मैं आपका शिक्षक हूं, वहीं पर आपका मैं दोस्त भी हूं। मुझे याद आता है, और सीनियर भी आप मान सकते हैं, अगर जो जेएनयू और बीएचयू के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वो मुझे अपने सीनियर के तौर पर भी देख सकते हैं। मुझे याद आता है कि जब मैं जेएनयू का विद्यार्थी था, तो हमारे कई ऐसे सीनियर थे जो झोला लेकर चलते थे और उसमें कुछ-कुछ किताबें भी रखे रहते थे। मुझे याद आता है कि जितना हमने अपने सेंटर से नहीं सीखा, उससे ज़्यादा कैंपस और सीनियर से बहुत सारी चीज़ों को सीखा। हो सकता है कि आज की स्थिति बदली हुई हो, लेकिन मैं सन 2009 से लेकर 2018 तक की बात करूँ, तो काफ़ी मतलब बहुत कुछ वहाँ पर अच्छे-अच्छे सीनियर थे जो अब हो सकता है कि निकल गए हों। वो जहाँ एक तरफ छात्र राजनीति करते थे, वहीं वो पढ़ाई की भी बात करते थे और अपने जूनियरों से मिलते हुए ही इन 3-4 किताबों का नाम तो हर हालत में वो बता ही देते थे कि इन-इन किताबों को पढ़ लो। ठीक है? कई बार तो हम लोग उन सीनियर्स को देखते थे तो रास्ता भी बदल लेते थे। और जेएनयू में एक बड़ा ही मशहूर शब्द है कि वो चाट जाना, मतलब कि एकदम से एग्ज़ॉस्ट कर जाना। इतना नॉलेज तो मैं बहुत कम विश्वविद्यालयों के कैंपस के सीनियर्स को देखा जो कि आपको सही गाइडेंस दें और सही किताबों का नाम बताएँ। तो कुछ-कुछ तो उसका प्रभाव भी इस चैनल पर आपको दिखाई पड़ता होगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मुझसे जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं, वो तो विद्यार्थी हैं ही, कहीं न कहीं वो मेरे जूनियर्स के तौर पर भी हैं। तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, और ये एग्ज़ाम में भी वन लाइनर पूछ लिया जाता है कि इसका निबंध या फिर इसके लेखक कौन है? साहित्य और लोक जीवन, इसको भी आप देख लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी पीएचडी का टॉपिक लेते हैं कि फलाना के काव्य में लोक जीवन, ढेकाना के उपन्यास में लोक जीवन, इस तरीके से लेते हैं। तो आप जब रिसर्च करने जा रहे हैं तो इस निबंध को पढ़ना पड़ेगा, तब आप अच्छे से समझ पाएँगे कि आखिरकार लोक जीवन क्या है। इसको लेकर अब अलग-अलग आलोचकों ने विचार किया हुआ है, लेकिन रामविलास शर्मा के निबंध को ज़रूर देखिए आप। इसके बाद है अस्वीकृति का नवोन्मेष, तार सप्तक से अकविता तक, गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर का संबंध किसी न किसी सप्तक से है। मैं केवल संकेत करके छोड़ दूँगा, क्योंकि आप जाकर उससे टकराइए। अगर मैं आंसर बता भी दूँगा, तो बहुत ज़्यादा आपका सहयोग नहीं करूँगा, बल्कि आपको कमज़ोर करूँगा। आप अपना दिमाग दौड़ाइए। आप लोगों के लिए होमवर्क हो सकता है कि किस सप्तक से जुड़े हुए हैं। ठीक है? तो इन्होंने क्या लिखा, अस्वीकृति का नवोन्मेष, अस्वीकार करने का जो नया प्रचलन शुरू हुआ, उन्मेष हुआ, वो तार सप्तक से अकविता तक। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1943 से लेकर 1960 के आसपास का जो दौर रहा है, उसको कविता के दृष्टिकोण से गिरिजा कुमार माथुर ने देखा है। इसके बाद है मानव मूल्यों के संदर्भ में लघु मानव की कल्पना, लक्ष्मीकांत वर्मा। इसके पहले आपने देखा लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस, विजय देवनारायण शाही का निबंध था, और यहाँ पर आपने देखा कि कुछ उसी से मिलता-जुलता है। यानी कि आप अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं जिसमें लघु मानव की बातचीत की जा रही है, तो इन दोनों निबंधों को आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत वर्मा का निबंध है। इसके बाद जो निबंध है अर्थ की लय, जगदीश गुप्त का। ठीक है ना? कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि अर्थ की लय के लेखक कौन है या फिर किसका ये आलोचनात्मक निबंध है।
तो जगदीश गुप्त को ध्यान में रखिए, ये वही जगदीश गुप्त हैं जिनको कि हम नई कविता पत्रिका के संपादक के तौर पर जानते हैं या फिर नई कविता से जुड़े हुए कामों के लिए जानते हैं। ये वही जगदीश गुप्त है, ठीक है ना। आगे हम बात करें तो अगले जो निबंध हैं उसमें नामवर सिंह के दो निबंध काफी अच्छे हैं, जिसमें काव्य बिंब और सपाट बयानी, मतलब अगर आप मुक्तिबोध इत्यादि को पढ़ेंगे तो उनकी कविताओं में जो बिंब का विधान है, काव्य बिंब को लेकर केदारनाथ सिंह ने भी विचार किया हुआ है, लेकिन नामवर सिंह ने एक आलोचनात्मक लेख लिखा जिसका नाम है काव्य बिंब और सपाट बयानी। एक तरफ सीधे सीधे कविता करना और दूसरी तरफ बिंबों के आधार पर कविता करना। जब आप पूरा लेख पढ़ेंगे तो आपको और क्लियरिटी होगी। व्यापकता और गहराई, ये दो चीजें काफी सार्थक अर्थ देने वाली हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो व्यापक होती हैं, फैली होती हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसमें कि गहराई होती है। आप अपने ज्ञान को भी देख सकते हैं। बहुत सारे शिक्षकों के ज्ञान में व्यापकता होती है, लेकिन उसमें गहराई नहीं। अब वो पचासों विषयों के ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उन पचासों विषयों में से उनके अंदर किसी भी विषय की गहराई नहीं। और इस चैनल पर आप देखते हैं खासतौर से यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से देखें, पीएचडी के दृष्टिकोण से देखें, प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के दृष्टिकोण से देखें, तो हिंदी साहित्य विषय में व्यापकता की जगह पर गहराई लाने की कोशिश की जाती रही। अब आप लोगों को धीरे-धीरे ये चीज़ समझ में आने लगी होगी कि मेरा इस चैनल से आप सभी से जुड़ने का इंटेंशन क्या, उद्देश्य क्या है? व्यापकता के साथ-साथ गहराई। तो इसी बहाने आपने नामवर सिंह के निबंध को देख लिया कि भाई नामवर सिंह ने किस तरीके से व्यापकता और गहराई दोनों को देखने का प्रयास किया और इस निबंध का जो अर्थ है, वो भी खुल गया होगा आपके सामने। अगला जो निबंध है काव्यानुभूति की प्रक्रिया, निर्मला जैन, ठीक है। तो काव्य की अनुभूति क्या है, उसकी क्या प्रक्रिया है, कोई कविता क्यों लिखता है। कई बार कहा जाता है कि काव्य अनुभव और जीवनानुभव दोनों का मिश्रण कई बार कविताओं में दिखाई पड़ता है। ये ज्यादातर सवाल आप देखेंगे अज्ञेय और मुक्तिबोध की कविताओं को लेकर खूब अ, चलते हैं, इस पे लोग विचार करते हैं। अगला जो निबंध है सर्जनात्मक लेखन में भाषा का बदलता हुआ रूप, मलयज द्वारा लिखा गया है, ठीक है। भाषा और संवेदना, रामस्वरूप चतुर्वेदी। और आपने रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ा होगा, ठीक है। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, ठीक है। तो चतुर्वेदी ने कई बार भाषा और संवेदना का आपस में जो भी संबंध है उसको लेकर खूब इन्होंने विचार किया हुआ है। तो ये भी निबंध आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं, अगला जो निबंध है साहित्यिक कृति और सत्य की अवधारणा, निर्मल वर्मा द्वारा ये लिखा गया निबंध है, इसको आप देख सकते हैं। समकालीन रचना में स्वतंत्रता का अर्थ, रमेश चंद्र शाह ने इस पर विचार किया हुआ है। और आखिरी जो निबंध है आज का कविता का देश, अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया ये निबंध है। तो ये ऐसे 30 निबंध हैं जिनको आप समय निकाल के पढ़ सकते हैं, इनको समझ सकते हैं और अपनी परीक्षाओं से जोड़कर इसको पढ़ सकते हैं, अपने ज्ञान से इसको जोड़कर पढ़ सकते हैं, अपने रिसर्च के दृष्टिकोण से इन सभी निबंधों को जोड़कर पढ़ सकते हैं। और जब आप इन पूरे निबंधों को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि जो समालोचना है, उससे आप क्या कर रहे हैं? साक्षात्कार कर रहे हैं, ठीक है? जो भी अभी तक आलोचना आपने पढ़ी है। वैसे हम एक इतिहास सीरीज आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन उस इतिहास के साथ-साथ इन अगर निबंधों को आप पढ़ लेते हैं, तो आपको बड़ा आनंद आएगा, आपको आपका मनोबल बहुत बढ़ेगा कि हमने सही मायने में हिंदी लिटरेचर को पढ़ा है। और परीक्षाओं में जो भी कथन आएँगे, वो तो बिल्कुल आपके गलत नहीं होंगे। तो आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि इन निबंधों को हम अलग-अलग खोज कर पढ़ेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो मैं आपके लिए एक किताब बता दे रहा हूँ, वो है समालोचना का साक्षात्कार। ये किताब आपको इग्नू से मिल जाएगी। आप चाहें तो इग्नू के नोट्स से इसको देख सकते हैं या फिर इग्नू का जो ऐप है, वहाँ से भी इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा नहीं भटकना पड़ेगा। ये सारे निबंध वहाँ से आपको मिल जाएँगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, चीज़ें हमारे आस-पास हमेशा मौजूद रहती हैं, लेकिन एक शिक्षक का यही धर्म है, यही कर्तव्य है कि उन चीज़ों के बारे में अपने विद्यार्थियों को बताएँ और वही काम हमने आप सभी के लिए किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपको लगा होगा कि इसमें से तो कुछ निबंधों को हमने पहले भी पढ़ा है और जो कुछ नए निबंध हैं उनको हम समय निकाल कर ज़रूर पढ़ेंगे। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा।
मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।